क्या है? मैं नहीं आ रही, खुद कर लो, फोन चला रही हूँ मैं। हर टाइम तंगी करते रहते हैं। हाँ पार्टी संजय पार्टी 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 मैं आ रही हूँ। डिवाइडेशन हमेशा ज़रूरी होता है। जब भी किसी चीज़ को हमें आसानी से समझना होता है, हम उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर किसी नई चीज़ का जन्म होना होता है, अगर एक बच्चा पैदा होता है तो सेल डिवाइड होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। इसी तरीके से अगर किसी पेड़ को भी बड़ा होना होता है तो सीड डिवाइड हो के उसको ग्रोथ देता है। डिवाइडेशन हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है, पर क्या अगर इसे मॉडर्न तरीके से देखा जाए तो ये क्या अभी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है? हमने सिंपल जेंडर को 72 डिफरेंट जेंडर्स में बांट दिया। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सिसजेंडर, बाइसेक्सुअल, कितने ही अलग अलग कैटेगरीज। फिर हमने बांटा उनके रोल्स को कि अगर मेल पैदा हुआ है तो इस तरीके से काम करेगा, फीमेल पैदा हुई है तो इस तरीके से काम करेगी, और ट्रांसजेंडर्स और ऐसी कितने ही जेंडर्स का तो कोई रोल ही नहीं है अभी तक आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद इनइक्वालिटी शुरू कर दी, सोशलाइजेशन अलग अलग शुरू कर दिया। ऐसे ही हमने उसके बाद हम नाम डिसाइड करते हैं कि अगर मेल हुआ है तो इस तरीके से नाम रखेंगे, फीमेल हुआ है तो ये नाम रखेंगे। फिर 9 रिलीजन, 3000 कास्ट और कितने ही फेमिनिज्म और पता नहीं कौन कौन सी मॉडर्न और एंशंट इराज को ज्वाइन कर दिया। अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया हर चीज़। इन सब की कैटेगरीज बनाने के बाद हम सोचते हैं अगर ये चीज़ फॉलो हो गई तो ये अच्छा इंसान है, और अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हुई तो एक बुरा इंसान है। तो हेलो गाइस, आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर यू अ गुड और अ बैड पर्सन, और ऐसी कौन सी कैटेगरीज बनाई गई हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं या एक बुरा इंसान बनाती हैं। सो अवर रिसेंट स्टडी शोज आवर फर्स्ट इम्पल्स इज सेल्फलेस। हम कोई भी काम करते हैं तो हम सेल्फलेसली करते हैं, विच इज़ गिवन बाय एड्रिन एफ वॉर्ड और नवंबर 2012। उन्होंने बताया कि कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है तो हम ज़्यादातर सोचते नहीं हैं, अगर हम इंस्टेंट कर रहे हैं तो हम तुरंत उसे कर देते हैं। पर क्या हो, कोई ऐसा रूम में आप लोग हो, 4 लोग हो, एक रूम में हो जहाँ पे गोल्ड पड़ा हुआ है बहुत सारा, उसके बाद अचानक लाइट चली जाती है। उसके बाद आपके दिमाग में क्या आता है? आपके पास ऑप्शन भी है कि आप उसे उठा के भाग सकते हैं, तो आप तब क्या सोचते हैं? तो वो दर्शाता है कि आप रियल क्या है। जिस टाइम आप सोच रहे हो आप पे सारी कंडीशंस हैं कि आप एक गलत काम कर सकते हो, इसके बाद आप क्या चूज़ करते हो, वो चीज़ दर्शाती है कि आप रियल पर्सन क्या हो। तो उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग हम अपनी अपनी चीज़ें बदल लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी बदल लेते हैं, विच मीन्स वो आपकी ट्रू पर्सनालिटी 3 ही है। सो इंटीग्रिटी इज़ डूइंग अ ग्रेट थिंग व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग यू। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आपकी रियल पर्सनालिटी शो होती है। ऐसी अगस्टिन हॉबिस थे जो स्टार्टिंग में रिसर्च कर रहे थे पर्सनालिटीज़ के ऊपर, तो उन्होंने पता लगाया कि वी आर बॉर्न सेल्फिश और विद ब्रोकन हार्ट। उन्होंने बताया अगर हमारी पीढ़ी को जिंदा रहना है या बचना है तो हमें किसी डिवाइन पावर का ही यूज़ करना पड़ेगा। हॉबिस ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने बताया वी आर सेवेजली सेल्फिश, बस हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। फिर न्यू रिसर्च आई, कोई भी अच्छे हमारे बारे में नहीं दे रहा था। सो काफ़ी टाइम बाद रोस्यू आए, उन्होंने सारा डाटा कंपाइल किया और पता लगाया कि हम अच्छे इंसान हैं और हम बॉर्न होते हैं गुड विल्स के साथ, हम अच्छा करने के लिए पैदा होते हैं। सो हार्वर्ड और येले के साथ मिलके उन्होंने रिसर्च करी जिसमें उन्होंने पता लगाया अगर कोई भी काम इंस्टिंक्ट किया जाता है तो उसमें कोई इम्पल्स नहीं होती, वो सेल्फलेसली किया जाता है। और वहीं अगर आप सोचने बैठ जाते हैं तो वो चीज़ चेंज हो जाती है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं उन एफर्ट्स के लिए। तो इन्होंने 2 चीज़ों में बांट दिया किसी भी बिहेवियर को। फर्स्ट इंट्यूशन, सेकेंड रिफ्लेक्शन। इंट्यूशन मीन्स
आप कोई भी काम तुरंत करते हैं या एफर्टलेसली करते हैं, कोई भी चीज़ आई आपने तुरंत कर दिया, तो आप उसमें सोचते रहिए। सेकंड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में कॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है और आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बिहेवियर चेंजेस करते हैं आपके। अगर आपको सडन मान लो आपको किसी को भीख देनी है, तो आप फर्स्ट एकदम उसे देखते हैं, लगता है यार गरीब है, इसको दे दें। वहीं अगर आप सोचने लग जाते हैं कि यार क्या क्या होगा, कहाँ से है, क्या है, सही भी है, जेन्युइन है या नहीं है, इसको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो आप अपने डिसीजन को बदल लेते हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी बनाता है। यही उन्होंने बताया, अगर हम एक सेफ इंट्यूशन को एक प्लस रैशनल के साथ मिलाते हैं, अगर एक इंट्यूशन को, सेल्फिश इंट्यूशन को एक रैशनल सेल्फ कंट्रोल के साथ मिलाते हैं, तो इनसाइट डेवलप होती है जो आपकी बेस्ट पर्सनालिटी बनाता है। तो ऐसे ही 14 साइकोलॉजिकल फोर्सेस या ट्रिक है जो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी बनाता है और बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है या एक वो बुरा इंसान है। तो चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी 14 कैटेगरीज हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी डिफाइन हो। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसमें आप अपने आप को रख के देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं आर यू अ गुड पर्सन और बैड पर्सन, या फिर आप कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हैं, या फिर ये कंडीशंस क्या आपकी पर्सनालिटी को हैम्पर करती है। तो फर्स्ट है कंपनसेशन इफेक्ट। द कंपनसेशन इफेक्ट मतलब मान लीजिए आप 10 दिन से या फिर 1 महीने से डाइटिंग पे थे, बट सडन आपको कोई भी पार्टी में आपको जाना होता है और आपको रियलाइज़ रहता है यार 1 महीने से डाइटिंग कर तो रही हूँ, आज चीट कर लूँ तो क्या है। इसमें आप अपनी गुड डीड्स को एक सिंगल बैड डीड से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं या कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि अगर मैंने 10 अच्छी चीज़ करी है तो एक बुरी चीज़ तो मैं कर ही सकता हूँ, क्या दिक्कत है। तो ये होता है कंपनसेशन इफेक्ट। या आप हर एक सिचुएशन में या हर एक टाइम पे सेम पर्सनैलिटी शो करते हैं, या फिर आप चूज़ करते हैं कि 10 बार अच्छा कर लिया और एक बार तो बुरा कर ही सकता हूँ, कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन योर बिहेवियर, जब आपके बिलीव्स और आपका बिहेवियर मैच नहीं करता। आप बिलीव तो करते हैं कि यार ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, या आपके बिलीफ जो कोर है वो बिल्कुल अलग होती है और आप जो बिहेवियर शो कर रहे होते हैं बिल्कुल अलग होता है। आप अपना बिहेवियर अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, तो आपके खुद की पर्सनालिटी में एक डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाता है। तो आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्ट करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली आपको पता ही नहीं चलता कि मेन कोर क्या है या मेन बिहेवियर क्या है आपकी पर्सनालिटी का। थर्ड पॉइंट, द पावर ऑफ नेम। नेम विच इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। नाम हमेशा ज़रूरी होता है। आपका नाम आपकी पर्सनालिटी, सेंस ऑफ रियलिटी शो करता है। जैसे किसी भी कंपनी का हम नाम रखते हैं तो हम ये सोच के रखते हैं कि किसी के भी दिमाग पे या किस तरीके से वो इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी। तो पावर ऑफ नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही जब नामकरण बहुत सोच समझ के उस नाम को रखा जाता है या समझा जाता है। नेक्स्टली अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ है द ब्रोकन विंडो थ्योरी। ब्रोकन विंडो थ्योरी दी गई थी जब चूज एंड डिसऑर्डर नाम की एक कंपनी थी और वो अनएथिकली काम कर रही थी। ऐसी कितनी कंपनीज होती हैं जो अलग बिलीफ पर टिकी हुई होती हैं या अपने एथिक्स अलग ही बना लेती हैं, जो रियलिटी से कहीं भी लाई नहीं करते या कहीं भी मैच नहीं करते। तो उनके एथिक्स उनके ग्राउंडेड लेवल को मैच नहीं कर पाते और एक अनएथिकल वर्क शो करते हैं। फिफ्थ थ्योरी इज टनल विजन। इसमें क्या होता है कि हम एक अलग तरीके से गोल सेटिंग कर लेते हैं। हमने गोल तो डिफाइन कर लिया, बट जो पाथ होता है उसको हम कैसे भी करना चाहते हैं, कोई कंपैशन, कोई एथिक्स नहीं होते। किसी भी तरीके से उस गोल को अचीव करना है, चाहे आप उस जर्नी में किसी भी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किसी भी वर्क एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं या कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो टनल विजन होता है एक नैरो माइंड को रखते हुए गोल सेटिंग की तरफ जाना। आप उस चीज़ पे ध्यान देते ही नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या देख रहे हैं, क्या आप एक अच्छे, खुद भी आप क्या आप एक अच्छी पर्सनालिटी शो कर भी रहे हैं या नहीं। आप एक अचीव तो कर लेंगे गोल, पर आपकी जो जर्नी थी वो कितनी इम्पैक्टफुल थी, या आपने अपने आप को कितना चेंज या फिर एक बैड मैनर में पाया। सिक्स्थ इज द पैगमेलियन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली जैसा लोग आपको ट्रीट करते हैं वैसे ही आप बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें बॉस जिस तरीके से अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करता है, अगर वो इक्वली ट्रीट करता है तो वो अच्छा बिहेव करते हैं। अगर वो उन्हें हमेशा डाउटफुली देखता है तो वो अपने आप को जस्टिफाई या फिर परसेप्शन चेंज करने में लगे रहते हैं। अगर उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है तो वो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो हमेशा ही
इस तरीके से हम एक्ट करते हैं जैसा लोग हम पे रिएक्ट करते हैं। 7th इज द प्रेशर ऑफ कन्फर्म। प्रेशर ऑफ कन्फर्म होता है बेसिकली एक कंपनी ले लीजिए, कोई हॉस्पिटल ले लीजिए या कोई भी कॉलेज सेटअप ले लीजिए जिसमें कोई भी अनएथिकल काम हो रहा हो मान लो, तो हम क्या करते हैं, हम जिस तरीके से काम हो रहा होता है हम उस तरीके से उस काम को होने देते हैं। हम कभी भी पसंद नहीं करते या फिर हम उस बैड रिजल्ट से या फिर उस पनिशमेंट से बचना चाहते हैं कि हम अकेले खड़े हों और स्टैंड लें उस चीज़ के लिए। हम उस तरीके से चलना पसंद करते हैं जिस तरीके से वो कंपनी हमें चला रही होती है, या वो कॉलेज के हमें पास होने अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जिस तरीके से वो हमसे काम करवा रहे हैं हमें कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्रेशर में आके उस तरीके से काम करते हैं जो हमारी पर्सनालिटी नहीं होती है। नेक्स्ट लॉ है ओबीडियंस टूवर्ड्स अथॉरिटी। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अच्छी पोजीशन पे लोग बैठे होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ उनके नीचे काम कर रहे होते हैं या स्टूडेंट्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, तो जो भी हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनके अंडर अगर हम काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम कोई गलत काम भी कर रहे हैं तो यार मेरे ऊपर थोड़ी ना आएगा, कोई भी ब्लेम आएगा, जो भी है उसका है, वो करवा रहा है हमसे, मेरी कोई गलती थोड़ी ना है इसमें। तो इस तरीके से अगर हम कोई गलत काम भी कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं कि अगर मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है, जो भी गलत करवा रहा है वो मेरी हायर अथॉरिटी है, जो भी ब्लेम जाएगा हायर अथॉरिटी पे जाएगा, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मुझे यही करना पड़ेगा। नंबर 9, विनर टेक्स ऑल कॉम्पिटिशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे एक ही विनर होता है, एक कोई जॉब मिलती है, किसी भी कंडीशन में कोई एक ही होता है जो बिल्कुल सब कुछ पाके बैठा होता है। अगर हम बिहेवियर एथिक्स की बात की जाए तो क्या वो उसमें भी खरा उतरता है? अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम एथिक्स नहीं देखते हैं, हम कोई हेल्थी कंपटीशन नहीं देखते, हमें दिखता है कि सिर्फ एक ही विनर होगा, हमें उस प्राइज़ को पाना है जो फर्स्ट विनर को मिलता है, उसके लिए चाहे हमें कितना ही गलत काम करना पड़े हम करेंगे। तो इस सोसाइटी का जो परसेप्शन होता है विनर की तरफ, उसको अचीव करने के लिए हम कोई भी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए तैयार होते हैं और किसी भी अनएथिकल चीज़ से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। 10th इज सोशल बॉन्ड थ्योरी। सोशल बॉन्ड थ्योरी में किस तरीके से होता है कि कोई भी अगर दो लोग होते हैं तो आपस में एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं या एक शेयर करते हैं बॉन्ड। अगर एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी में काम करता है और वो कंपनी उसको वैल्यू देती है तो वो पर्सन जो है उस कंपनी के लिए लॉयल होगा। यही अगर कंपनी उस तरीके से उसे ट्रीट नहीं करती है तो ये जो पर्सन है कंपनी को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है और अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज 11 है ब्लाइंडिंग इफेक्ट्स ऑफ पावर। जो भी लोग पावर या पोजीशन पे बैठे होते हैं और वो कोई भी चीज़ पास करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हमेशा ही सही है, जिससे वो एक बॉन्डिंग या एक बाउंड्री बना लेते हैं इन बिटवीन दो लोगों के बीच में, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर अगर टीचर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने आप को पावरफुल पोजीशन में रख के एम्प्लॉय के संग वैसा डील ही नहीं करते। जो पावरफुल है वो पावरफुल एक्ट करने लग जाता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं स्टूडेंट्स हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं और उसी तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये जो पावरफुल लोग होते हैं ये डिफाइन करते हैं इनका खुद का करैक्टर भी, और ये आगे जाके दूसरों का करैक्टर भी एक फिक्स कर देते हैं और उसी तरीके से कंट्रोल करके उन्हें चलाना पसंद करते हैं। सो 12 इज कंस्पिशियस कंजप्शन। ये इस तरीके से होता है कि आपकी कंपनी या आपका कॉलेज या कोई भी प्लेस आपको एक तरीके से कोई भी मनी या फिर कोई भी चीज़ एज इन गिफ्ट देने के लिए स्प्लैश आउट कर देता है। जैसे कि आपने स्टोरी सुनी होगी कि रैबिट के आगे कैरेट लगा देते हैं और उसको भगाते रहते हैं, जितना जो भी जिस तरीके से काम कराना होता है उसको वो काम कराते हैं, उसको सिर्फ वो कैरेट दिख रही होती है या वो वेल्थ या स्प्लैश मनी दिख रही होती है। तो मुझे ये पाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ही हम अपनी पर्सनालिटी चेंज कर देते हैं अगर हमें कोई भी प्रॉफिटेबल चीज़ दिख रही होती है सामने। 13 इज एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल थेफ्ट। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ें घर लाना या चुराना ओके कर देते हैं कि यार छोटी सी चीज़ें, नोटबुक है, पेन है या फिर सैनिटाइज़र ही है आजकल, सो आपको लगता है ये चीज़ें ओके है। बट अगर यही चीज़ मैनेजमेंट से इग्नोर हो जाती है तो ये आपकी पर्सनालिटी बन जाती है कि यार चल ये भी ले चलता हूँ, यही तो है, ये भी ले चलता हूँ। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी इग्नोरेंस से एक बड़ी चीज़ पे पहुँच जाते हैं। लास्ट है रिएक्टेंट थ्योरी। रिएक्टेंट थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी में से एक है। हम सब लोगों को फ्रीडम पसंद होती है। अगर हम पे कोई भी चीज़ कोई थोप रहा होता है तो हमें लगता है यार मैं क्यों करूँगा इसके अंदर काम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो हम एक अलग तरीके से पर्सनालिटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये मेरे को अपने अंदर रखना चाह रहा है, मैं उस तरीके से नहीं काम कर सकता जैसे मुझे कराना चाह रहा है,
और आप उसे पसंद ना करके अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इन सब ट्रिक्स को एक साथ जोड़ें और देखें हर एक कैटेगरी में अपने आप को डाल के और जेन्युइन आंसर दें अपने आप को, तो आपको पता चलेगा आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। आर यू गुड, आर यू बैड, और किस तरीके से आप अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें लोगों को बैठाया जाता है, 15 रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का उन्हें आंसर करना होता है, जिससे उनकी रियल पर्सनालिटी पता चलती है कि वो किस टाइप के पर्सन हैं या वो किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। सो अप्लाई करके देखें इन ट्रिक्स को और मुझे बताएं कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से शो हो रही है। कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। सो इसी तरीके से मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।